ओके, वेलकम क्लास। दिस इज आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, यहां तक हम डेंटल केयर कैरियस तक पढ़ चुके थे, कैसे हम उसकी केयर करेंगे। और रेस्पिरेशन में भी हम काफी कुछ पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे एक्टिविटी जो है उसको हमें करवाना है अभी। ये 5.4 यहीं से आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, ये आपको साइंस लैब में मिल जाएगी। उसमें थोड़ा सा फ्रेश लेमन वाटर, नींबू का पानी, वो लेके डाल देना है और थोड़ी सी हवा डालनी है उसमें। लाइम वाटर जो है धीरे धीरे करके मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। एक सीरींज या पिचकारी का यूज करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक बार हमने माउथ से किया और एक बार में हमने पिचकारी से किया। तो इस टेस्ट ट्यूब में जब हम एक तरफ माउथ से हम ब्लो कर रहे हैं एयर और दूसरी तरफ हम एक पिचकारी का यूज कर रहे हैं, तो पिचकारी से कितना टाइम लगेगा उसको मिल्की होने में, और माउथ से जब हम एयर ब्लो कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा। इसी के साथ नीचे 5.5 है। आपको थोड़ा सा फ्रूट जूस लेना है, या तो फ्रूट जूस ले लो या चीनी का घोल बना लो। यीस्ट होता है, यीस्ट मिल जाएगा आपको किसी बेकरी की दुकान पे, यीस्ट मिल जाएगा आपको। और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालो जिसमें ऊपर से कॉर्क लगाओ। कॉर्क का मतलब ऊपर से मुंह बंद हो उसका। ऐसे टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से इसका मुंह हमें क्लोज कर देना, किसी चीज से बंद कर देना। Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. कुल मिला के देखो ये सब जो है, एक बार हमने अपने माउथ से किया, एक बार यीस्ट डाल के किया। यीस्ट एक बैक्टीरिया, ठीक है, जो क्या करता है, फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा? फर्मेंटेशन। तो आपको ये चेक करना है कि उससे होता क्या है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कि हमारे में से क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। क्या ये पिचकारी CO2 बना पा रही है? जवाब है नहीं। तो दूधिया हो पाना जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जब हम यीस्ट एनर्जी में देखते हैं, जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन के दो टाइप है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें यीस्ट जो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है उसके पास, है ना। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है हवा की कमी, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, सीधी सी बात तो यही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसका पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, लाइम वाटर। ठीक है, पिछले सेशन में हमने अब तक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि जो भी खाना हम खाते हैं, फूड भी इनटेक, उसे हम न्यूट्रिशन बनाते हैं और वो न्यूट्रिशन ब्लड में भेजते हैं, है ना। और ब्लड उसका यूज करके एनर्जी क्रिएट करता है। ऐसा हमने शायद चैप्टर में 9th में भी पढ़ा, एनर्जी जिसको हम एटीपी के रूप में स्टोर कर देते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अभी जो है, जो यहाँ पे प्रोसेस है, खाने का बनना, बनने के बाद उस खाने का एनर्जी में कन्वर्ट होना। जब वो खाना बन गया है और अब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वही सिचुएशन रेस्पिरेशन कहलाती है।
जब हम अपने द्वारा खाए गए डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और वो आपकी बुक में यहाँ पे है। तरीके के जानवर, इसका यूज करने का तरीका अलग होता है। हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी बहुत सारे सेल वाले हैं, तो हमारे लिए तरीका थोड़ा सा अलग है। और जानवरों में एनर्जी बनाने का, रेस्पिरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। डिपेंड करता है कि उसका सेल किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन का यूज करते हैं और फिर ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर। कुछ दूसरे तरीके का जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी बनाने के दो तरीके होते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको अनएरोबिक कहेंगे, और एक होगा एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो एनर्जी बनाने के दो ही नियम है। मैं एक बार वो चार्ट यहां पे दिखा देता हूं आपको कैसे। ओके, तो यहां हमारे पास दो लेआउट है जो एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को दिखा रहे हैं। होता क्या है, हमारे अंदर भी होता है ऐसा। देखो, इसमें सिचुएशन है, जो भी हम खाना खाएंगे उससे बनना तो ग्लूकोज ही है। आप कुछ भी करिए, ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हम पढ़ते हैं ना। तो चीजों में बनता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज चेंज होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलाइसिस, और उसका बनता है पायरुवेट। इस पायरुवेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ, और यहां 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। तो हमने क्या किया, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को कितने में चेंज कर दिया, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया। अब उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का यूज 2 तरीके से होगा। वैसे तो 3 तरीके से होता है, लेकिन अभी हम 2 ही पढ़ रहे हैं। एक होगा एरोबिक और एक होगा अनएरोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी बनाता है, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका यूज होता है। पहली बात तो ये है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये रहा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो आप लेते हो आउटर एनवायरनमेंट से, बदले में वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और साथ में निकलेगी क्या, एनर्जी निकलेगी। तो मैंने ये कहा आपसे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा, खाना आपने खाया, साथ में उसके ऑक्सीजन मिलेगा, और हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी में, और बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से एनर्जी बनती है हमारे अंदर, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इसमें यही चीज अगर देखें उनमें जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, तो साइटोप्लाज्म की हेल्प लेगा। ठीक है, दो चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। जो लोग साइटोप्लाज्म की हेल्प लेते हैं वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि बिना ऑक्सीजन के, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में नाम आता है यीस्ट का, यीस्ट का नाम आता है। यीस्ट क्या नहीं करता, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा यीस्ट लो, उसे मैदे में रख दो, सुबह जाके देखोगे वो फूला हुआ नजर आएगा। इसी से तो छोले भटूरे बनते हैं, भटूरे, है ना, खाते होगे दवा में एकदम, सब पता है मुझे। नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ज्यादा ऑयली फूड इस मौसम में बचना चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन 2 तरीके से एनर्जी बनाएगा। ओके,
तो पहले में क्या होगा, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटेंगे, इसको हम पायरुवेट कहते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और हमारे में किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे में होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, किसमें, एथेनॉल में चेंज कर देगा। यहां पे किस में चेंज होगा बच्चे, यहां पे बनेगा एथेनॉल, क्या, लेकिन इंसानों के अंदर बनेगा लैक्टिक एसिड, जिससे हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने कहा एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा फिर पैरों में दर्द शुरू हो जाता है एक ही दिन में एकदम। जैसे फ्रेंड के साथ जैसे गर्मी की छुट्टी वाली, चल पार्क चलेंगे, पार्क, फिर एक दिन पार्क जाते हैं, फिर अगले दिन हम उठते ही नहीं क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है ना। तो नया नया जुनून होता है, तो क्या क्या बनने लग गया हमारे अंदर, लैक्टिक एसिड बनने लगे। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, दर्द, पेन, मसल सोरनेस, इसको इंग्लिश में साइंस की भाषा में बोलते हैं बेटे मसल्स सोरनेस। तो आपको मैं रेमेडी बता देता हूँ, इलाज बता देता हूँ इसका। क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, उसमें नमक का पानी डालना है और उसमें पैर रख के बैठ जाना है, ठीक है, हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी। तो मसल सोरनेस आपकी दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा फिर कुछ दिन। नहीं तो आप ग्लूकोज लो, डायरेक्ट ग्लूकोज लो, ग्लूकोज का पानी, ग्लूकोज वाटर, या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आता है, वो भी ले सकते हो, उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो ये प्रोसेस में जब बनेगा ना ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये सब जो है ये बनेगा कब, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। आपकी बुक में शायद चार्ट भी बना हो सकता है, दिस चार्ट, यस, इसके नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये आता ही आता, ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो ये तो हम रेस्पिरेशन का डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, है ना, लेकिन आज का हमारा नहीं था, इसको अगर आपको पूरा देखना हो तो लास्ट वीडियो मैंने रेस्पिरेशन की एक सेपरेट डाली, देखोगे समझ आएगा, पढ़ोगे तब आएगा, उसके बाद आप क्वेरीज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन की सीरीज हम करेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे टोटल, ठीक है, तो उसमें हमारा बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली, इस टॉपिक को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दिल अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, लेकिन जो दिल हम समझते हैं वो दिल दिल नहीं होता, वो एक फरेब है, वो झूठ। दिल का असली स्ट्रक्चर कोई बना के दिखाना चाहता है तो बना के दिखाओ, ये है असली, इसको बनाओ, बनाना है तो ठीक है। वो दैट इज नॉट दिल, जो हम ये करके बना देते हैं ना, ये वाला दिल, ये दिल नहीं है, ये झूठ है, ये फरेब है। ये है हार्ट, इंसानों का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, इंसानों के हार्ट्स को एक ही है, हार्ट्स क्यों कहना, इंसानों के दिल को 4 पार्ट्स में बांटा है, 4 डिपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट, कुछ भी करें, मर्जी आपकी है। इस पूरे को हम देखेंगे, साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह है राइट आर्टियम, या सॉरी राइट एट्रियम, यह है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, राइट साइड एक साइड, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टिक वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, प्लमनरी वेन्स और प्लमनरी आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज में फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो आर्टरीज होती है वो मोटी होती है, ठीक है, इनकी वॉल बहुत मोटी होती है आर्टरीज की, और जब आप अपनी हथेली को छूओगे यहाँ पे रिस्ट को और थोड़ी गहराई में प्रेस करोगे तो आपको एक मोटी जैसी नस दिखाई देगी, ये आर्टरीज है हमारी।
तो एक चीज आपको ध्यान रखना, इनमें बहता है ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्यों? मुझे कैसे पता? आपको भी पता लग जाएगा जब आप ये चीज ध्यान रखोगे कि जब हार्ट है, हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में, ब्लड के थ्रू करता है, इतना तो मालूम है ना? तो जब वो ऑक्सीजन को फेंकेगा, सप्लाई करेगा, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसके लिए मोटी पाइप चाहिए, है ना? तो इसीलिए आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है, आर्टरीज का प्रेशर ज्यादा रहता है, ठीक है? आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है, और जो वेन्स है वो पतली होती है, आर्टरीज के मुकाबले वेन्स पतली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से एंटर करेगा, और ऑक्सीजन वाला ब्लड जब यहां से बाहर जा रहा है, एरो देख के आपको पता लग रहा होगा, है ना? ये ब्लड के पार्ट, ब्लड के सॉरी हार्ट के पार्ट, ये हार्ट का फ्लो दिखाया जा रहा है, ये फ्लो चार्ट है। इसमें हार्ट और लंग्स के बीच के रिलेशन को बताया जा रहा है। क्यों होता है हार्ट और लंग्स के बीच रिलेशन? क्योंकि हवा किसको देना है? लंग्स को देना है। हार्ट ने तो पहुंचाना है बॉडी तक, हार्ट ने ट्रांसफर नहीं करना है, उसने बॉडी तक पहुंचाना है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना है, उसने एक्सचेंज नहीं करना है। एक्सचेंज किसको करना है? लंग्स को एक्सचेंज करना। क्योंकि लंग्स के अंदर हमने पढ़ा है क्या होते हैं, 1000 नंबर ऑफ एल्वेलाइज, है ना? जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक्सचेंज करते हैं, CO2 को बाहर, O2 को अंदर। वो O2 ले जाके, ये देखो यहां पे आपको दिख रहा हूं, यहां आपको दिख रहा हूं, इसको हम समझ लेते हैं ऑक्सीजन वाला, और ये हमारे दो लंग्स है, दोनों पे जा रहा है ना? और वहां से ये आया, ये गया इस तरीके से, ये तो इसी तरीके से सर्कुलेट होता है। तो मैं, हमारा क्वेश्चन पहला ये उठता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर क्यों? 1 2 3 4, राइट में 2, लेफ्ट में 2, क्यों है? रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी में एक तो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, और एक है बिना ऑक्सीजन वाला, तो इन दोनों को अलग अलग रखना है ना। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बॉडी को पता नहीं चलेगा किसमें से ऑक्सीजन निकालना है, किसमें डालना है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी वजह से बॉडी में 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर सेपरेट करता है, ऑक्सीजन रिच को लेफ्ट में रखेगा, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन है, और यहां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो जो भी जानवर जिनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, उनमें 4 चैम्बर है। हमें कैसे पता चलेगा कौन जानवर? वो जानवर जो मैमल्स होते हैं, कौन? जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं, उन जानवरों में इंसान भी आता है, चमगादड़ भी आते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, अगर बैट मैमल है तो क्या उसका 4 चैम्बर है? ये आपका क्वेश्चन, ठीक है? अगली क्लास में मैं आपसे जरूर पूछूंगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आके, ठीक है? बस आप गूगल ही करोगे और क्या बचा है, लेकिन रीजन लिख के करना कि ये चीज क्यों हो रही है। अगर आप कमेंट करते हो तो आपको रीजन लिखना है कि क्यों, जबकि वो एक मैमल है, तब भी उसके अंदर 4 अगर होता है तो क्यों? इतना छोटा जानवर है, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है? अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स और एट्रिया की। एक साइड हमें वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, ये वेंट्रिकल वेंट्रिकल, आर्ट्रिया आर्ट्रियास। अब मैं बताता हूं क्या होता है। वेंट्रिकल्स थोड़े से मोटे होते हैं, थिकर होते हैं, क्योंकि इनको ब्लड को क्या करना है? पूरी बॉडी में भेजना है। तो यहां ब्लड का प्रेशर दोनों जगह हाई प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर यहां पे हाई है वेंट्रिकल्स, और यहां प्रेजेंट होते हैं बेटा वॉल्व, इनको क्या कहते हैं? वॉल्व। अब ये वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं? अब ब्लड यहां से यहां आया, और
और यहां से यहां गया, तो यहां क्यों प्रेजेंट है? ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ब्लड वापस में चली जाए। इस चैम्बर से इस चैम्बर में आई, ब्लड वापस इधर ना चली जाए, इसलिए यहां होते हैं वॉल्व। ये जो वॉल्व होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, यहां से फ्लो आएगा तो खुलेंगे, यानी अगर फ्लो यहां से है तो खुलेंगे, बट अगर फ्लो यहां से है तो इसको धक्का ही नहीं दे पाएगा, ये बंद ही रहेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक एक चीज बहुत दिमाग से बनी हुई है अपने आप, बहुत हमारे सेल के अंदर दिमाग है। तो ये जो वॉल्व होते हैं ये ब्लड में ब्लड फ्लो को होने से रोकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लंग्स का लेफ्ट आर्टियम वेंट्रिकल्स पुश टू द बॉडी, बॉडी राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल लंग्स की तरफ जाए। ये आपको लिख लेना, ये ऐसा ही होता है। जहां भी अपनी बुक में इसको आप नोट डाउन कर लो, ये इजी रहेगा किस तरीके से फ्लो होता है। सबसे पहले लंग्स में से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड वो पहुंचेगा लेफ्ट आर्टियम में, उसके बाद वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये वाली पाइप से, रेड वाली पाइप से वो चला जाएगा बॉडी में। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहले लंग्स से लेफ्ट आर्टियम में, लेफ्ट आर्टियम देखो कहां है, फिर लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सीधा उस पाइप से बॉडी के अंदर पंप कर दिया गया। ठीक है, अब बॉडी से आया राइट आर्टियम में, बॉडी से आया राइट आर्टियम, ये रहा। यहां कौन सा ब्लड है? डी ऑक्सीजन वाला, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां आया। ठीक है, बॉडी से आया राइट आर्टियम, पहुंचा कहां? राइट वेंट्रिकल, और पुश कर दिया गया लंग्स की तरफ। तो ये इसको कहां ले जा रहा है? लंग्स की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, एनी डाउट? तो आपको पिक्चर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है। और फर्स्ट टाइम हर कोई कंफ्यूज होता ही, जब इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, कहां से आया कहां से गया, तो सबसे पहले लंग्स से आया, लेफ्ट साइड में ही गया, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी में भेज दिया। ठीक है, बॉडी से आया और राइट राइट गया। ठीक है, बॉडी से आया राइट राइट गया, लंग्स में एल होता है, एल से आया एल एल गया। ठीक है, लंग्स एल, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, उसके बाद तो बाकी सारा बॉडी, बॉडी से आया सीधा सीधा गया, यानी राइट राइट राइट। ठीक है, और लंग्स में पहुंच गया। ये फिनोमिना याद रखोगे, ट्रिपल एल, लंग्स, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और बॉडी से आया सीधा सीधा, सीधा मतलब राइट, बॉडी से राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये ब्लड कैपिलरीज में कंफ्यूज नहीं होना है, लंग्स में होती है। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है? हमारे खून में से ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ठीक है, ऑक्सीजन को डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ब्लड कैपिलरीज का काम है। बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत ज्यादा, बहुत इसका साइज छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा और आसान कर दो। इंसानों में 2 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। एक होती है आर्टरीज और एक होता है वेन्स। आर्टरीज दिल से दूर लेके जाती है, दिल से दूर आर्टरीज, ए से आर्टरीज, ए से अवे, अवे मतलब दूर ले जाओ, तो आर्टरीज अवे लेके जाती है, दूर लेके जाती है, यानी उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए उसकी वॉल मोटी होगी। थिक इलास्टिक वॉल्स हाई प्रेशर झेलने के लिए बनी हुई। वॉल्व नहीं होते इसमें, वॉल्व यानी बैक फ्लो होने का खतरा हो सकता है। Veins carry blood to the heart,
पूरे शरीर से ब्लड को हर्ट कर देती है, पूरे शरीर से हर्ट कर देती है। पतली वॉल्स होती है क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा नहीं है, ठीक है, ब्लड बहुत हल्का प्रेशर में फ्लो कर, ठीक है। इसलिए है क्योंकि एक तरफ जाए वापिस आके ना मिल जाए। अगर वेन्स में ब्लड वापस बैक फ्लो हो गया तो ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, इंसान जिंदा कैसे रह पाएगा। इसमें बैक फ्लो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, पर इसमें तो नहीं है ना, तो बैक फ्लो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हार्ट के पास क्या नहीं पहुंचेगा, ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। तभी तो इसकी वॉल क्या है, पतली है, ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट अटैक आने का खतरा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके, क्यों आता है, जब आपके खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आपका खून गाढ़ा होने लग जाता है, तो क्या होता है, वो अटकने लग जाता है, फिर इसके वॉल्स अटक जाएगा, और अटकने की वजह से क्या होता है, ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता, तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट क्या करेगा, एकदम बीट तेज हो जाएगा और उसका झटका आता है, फिर हम कहते हैं हार्ट अटैक आता है। ये होता है, ये जो है ये फैट्स होते हैं, फैट्स, जो बाहर का ही हम चाउमीन मोमो फलाना दिखाना दिन रात चलते रहते हैं ना, हफ्ते में 3-3 4-4 महीने में एक आध बार चलता है, कोई दिक्कत नहीं, महीने 2 महीने में कोई फंक्शन है चल जाए, कोई उतना झेल नहीं पाए। लेकिन आप डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन चाउमीन मोमो के सारे जी रहे हो, फैट डलेगा, या घी मक्खन दबा के खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या खाने का रूटीन नहीं है, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गया, ब्लड में खून की मात्रा गाढ़ी हो गई है, खून खून गाढ़ा हो गया, तब भी अटकेगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं हार्ट अटैक आते हैं ना। एक्सरसाइज करो डेली रूटीन में, हार्ट तंदुरुस्त रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी, ठीक है। प्लांट्स में भी सप्लाई तो होता है, पौधों को भी जरूरत है खाने की एक जगह से दूसरी जगह, पौधों में खून तो नहीं होता है लेकिन सप्लाई की जरूरत है। क्या सप्लाई करेगा, पौधों में दो है, जाइलम और फ्लोएम। 9वीं क्लास में हमने जाइलम के पार्ट्स और फ्लोएम के पार्ट्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, ऐसे करके हमने पढ़ा हुआ है, जाइलम पैरामीटर्मा पढ़ा हुआ है ना। दो तरीके से बहुत आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। जाइलम मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एक्स, जाइलम मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। और फ्लोएम मतलब ऊपर से नीचे। कैसे, जाइलम का काम है जो पौधे हैं उनके जो रूट्स हैं उनसे पानी और मिनरल्स को पौधे के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। कौन सा फोर्स लगता है, फिजिकल फोर्स, या इसे ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। इनके अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो नीचे से पानी को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। इस फोर्स को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी में अभी नहीं लिखा हो। ये अनडायरेक्शनल फोर्स है, यानी नीचे से ऊपर जाना। तो इसमें पता है क्या करना पड़ता है, इनको ग्रेविटी को धोखा देना पड़ता है। ग्रेविटी क्या कहती है, चीज ऊपर से नीचे आएगी, और ये तो नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, ठीक है। ये ध्यान, तो पत्तियों में बना हुआ खाना, क्या क्या, अमीनो एसिड और शुगर, उसको पूरे पार्ट तक पहुंचा है, ठीक है। एनर्जी का यूज करेगा एटीपी के रूप में, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बाई डायरेक्शनल फोर्स है। बाई डायरेक्शन का मतलब दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। बाई डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ कंफ्यूजन निकालते हैं आज हम। यहां पे नोट में लिखा हुआ है कैपिलरीज आर वन सेल थिक फॉर मटेरियल एक्सचेंज। कैपिलरीज आर वन सेल थिक, कैपिलरीज जो होती है ब्लड कैपिलरीज, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये
इनके मुकाबले थोड़ी सी थिक है ये दोनों, कैपिलरी ज्यादा पतली होगी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। कोई भी आपसे पूछे ब्लड प्रेशर क्या है, 120 80 बताना है, 80 120 मत बता देना, 120 पहले बोला जाएगा, 120 ऑब्लिक 80। एक को हम बोलते हैं सिस्टोल, हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोल यानी लो ब्लड प्रेशर। दोनों ही इनके नीचे की चीजें खराब है। अगर आपका 80 के नीचे का ब्लड प्रेशर तो यानी लो है, और 120 से ऊपर है तो हाई। ठीक है, किससे नापा जाता है? उस यंत्र का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, वो ऐसा पट्टी जैसी लपेटते हैं बाजू में, ऐसे दबाते हैं। आजकल तो वो वाला आ गया, दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो बटन दबाओ अपने पहुंच जाए, इलेक्ट्रिक वाला। देखो दिखाते हैं, जब चीजें तो दिखा सकते हैं ना। ये आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका बस ये स्टार्ट स्टॉप बटन दबाते हैं, इसमें अपने आप ये हवा भरने लग जाता है और थोड़ी देर में अपने आप, तो यहाँ मीटर पे रीडिंग आ जाती है, हाई और लो दोनों। 1000 रुपए के आसपास की मशीन, 700-800 की मशीन आती है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन का सहारा ले सकते हैं। हो गया कुछ ऊपर नीचे हो तो आप मुझे बता दें। ठीक है, ठीक। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate